नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। पढ़ो ऐसा तो फिर पढ़ना ना पड़े। इसी सीरीज के साथ आज हम ले आए हैं स्टैटिस्टिक्स का महा मैराथन। इस एक क्लास में आपको मैं कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स को समझा दूंगा और आप कहेंगे सर वास्तव में हमने इससे पहले ऐसे स्टैटिस्टिक्स को कभी नहीं पढ़ा था। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस सेशन में पूरे तरह से सही तरीके से सोल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास स्टैटिस्टिक्स महामैराथन। चलिए पहली जब हम स्लाइड देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के शब्द की उत्पत्ति और अर्थ की जब हम बात करते हैं तो जो स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से मानी जाती है, या फिर जब हम ये कह देते हैं कि ये इटालियन के स्टैटिस्टा से मानी जाती है, या जर्मन के स्टैटिस्टिक्स शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका मेन जो उद्देश्य होता है या मूल जो मीनिंग बनता है वो बनता है पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक राज्य। तो आपको ये ध्यान करना है दोस्तों कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो मुख्य उत्पत्ति का जो अर्थ है वो है पॉलिटिकल स्टेट से, ठीक है। और इसको हम जो है देखते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द है ये तीन शब्दों से मिलकर के बना, स्टेटस, स्टैटिस्टा और तीसरा जो है वो आपका बना स्टैटिस्टिक, ठीक है। और इन तीनों का जो है वो मीनिंग है आपका पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। इसलिए प्राचीन काल में राजाओं का विज्ञान जो है स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि राजा जो महाराजा थे वो ये पता लगाने के लिए कि उनके राज्य के अंदर जो उनकी प्रजा है वो सही तरीके से उनके शासनकाल में संतुष्ट है नहीं है, खुश है नहीं है, उनको क्या समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से वो इसका इस्तेमाल करते थे। यानी कि आपने देखा है कि कई बार हम कहानियों में भी सुनते हैं कि राजा महाराजा जो है वो अपना भेष बदल करके और प्रजा के बीच में जाते थे और ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि उनके शासनकाल में क्या उनकी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। यानी कि वो अपने आप में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे। तो ये स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये आपको ध्यान करना है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गोटफ्राइड एकेनवॉल ने किया था 1749 में। इसलिए गोटफ्राइड एकेनवॉल जी को फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है नेट में, एस्टेट में, इनमें पूछा जाता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान और कर लेनी है कि आपको कहीं कहीं जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में फिशर जो है उनको भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि फिशर ने जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। दैट्स वाई इसको हम जो है फिशर को फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, फिशर जो है उनको भी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और क्योंकि गोटफ्राइड एकेनवॉल ने सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया था इसलिए इनको जो है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो कई जगह जब आता है नेट के एग्जाम में गोटफ्राइड एकेनवॉल जो है वो उनको माना गया है, आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स का हम पिता मानते हैं वो किसे मानते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता देता हूं कि उनके बर्थडे को हम 29 जून को इंडिया में स्टैटिस्टिकल डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल डे के तौर पर उनके बर्थडे को हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप मेरे को बताएंगे कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स यानी कि भारत में स्टैटिस्टिक्स के जनक किसे माना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी क्या है। और सांख्यिकी जो है वो आपको मैं बता दूं कि जो बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे जो है आपके पास सूचनाएं होती हैं, उन सभी डेटाओं से एक वैल्यूएबल सूचना जब आप बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो मेन मुख्य काम है वो यही है कि वो बहुत सारी डेटाओं को एक जो है वो महत्वपूर्ण सूचना के रूप में हमें प्रस्तुत करता है। चलिए फिर हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में हम पढ़ते हैं, एक प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं सिंगुलर सेंस में।
तो जब हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं, यानी कि जो भी डेटा हम पढ़ रहे हैं उसको हम कहेंगे कि ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है इसका प्लूरल सेंस है। और जब हम सिंगुलर सेंस की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो मेथड आप इस्तेमाल करते हैं उनकी बात करेंगे। चलिए अभी एक बार हम प्लूरल सेंस की बात कर लेते हैं। तो तथ्यों का जो समूह है, ठीक है ना, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हम अकेली जो संख्या है उसको नहीं पढ़ेंगे कि राम के 80 मार्क्स आए, उसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि राम के 80 आए तो श्याम के जो है वो उसके ज्यादा आए कम आए, यानी कि वहां पर आपको कंपैरिजन देख रहा है, ठीक है। या आप देखेंगे राम के इंग्लिश में इतने आए, हिंदी में इतने आए। तो वहां पर आपको ये ध्यान कर लेना है कि आप जो है वो ग्रुप्ड डेटा को पढ़ते हैं, किसी एक अकेली संख्या को नहीं पढ़ते हैं। फिर दूसरा आप कहेंगे कि अनेक कारणों से प्रभावित होता है। तो आपको पता है डेटा जो है वो बहुत सारी चीजों से जो है वो अफेक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान कर लेना है। फिर क्योंकि डेटा की ही बात कर रहे हैं तो डेटा जो है वो आपका नंबर में ही तो आप उसको व्यक्त करेंगे, तो उसको संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो आपकी सांख्यिकी है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव डेटा को, यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव डेटा को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को हम सांख्यिकी में जो है वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव डेटा जो है उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। जो क्वालिटेटिव डेटा है वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ पाएंगे, आप जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो रीड कर पाएंगे, ये आपको ध्यान कर लेना है। तीसरी बात जो है तुलना योग्य, कंपैरिजन जो है उसमें होनी चाहिए, उसमें होमोजेनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होमोजेनिटी नहीं है, होमोजेनिटी कब होती है, जब आप इन्हीं दो डेटा को किसी एक ही तौल पर जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आप जो है वो मैथ्स देख रहे हैं, राहुल का जो है वो मैथ देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप रवि का जो है वो आप हिंदी देख रहे हैं। तो ये जो है वो उसमें कोई होमोजेनिटी आपको नजर नहीं आती है। होमोजेनिटी कब होगी, जब या तो आप राहुल का भी हिंदी देखें या फिर आप जो रवि का भी मैथ देखें। तो यानी कि जब आप देखेंगे कि रवि का भी आप मैथ देख रहे हैं और राहुल का भी आप मैथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, ये सिमिलैरिटी जो है सजातीयता जो है देखने को मिलेगी। फिर आप उसमें कंपैरिजन जो है वो कर पाएंगे कि राहुल के 80 मार्क्स हैं और रवि के जो है वो 90 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब रवि जो है वो राहुल से मैथ में अच्छा है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि यहाँ इस तरीके से आप जो है होमोजेनिटी देख करके ही जो है उनको तुलना योग्य बना सकते हैं। तो जो बहुवचन में आप प्लूरल सेंस में जो सांख्यिकी देखते हैं वो कहता है न्यूमेरिकल डेटा होती है, और जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके अंदर हमें तथ्यों का समूह को हम पढ़ते हैं, अनेक कारणों से प्रभावित हो जाता है वो तथ्यों का समूह जो है अनेक कारणों से प्रभावित हो सकता है, और उसे हम संख्यात्मक रूप से ही व्यक्त करते हैं और वो तुलना योग्य होता है और उसमें होमोजेनिटी पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर सेंस की। जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं और सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसे हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तो जो भी हमारे मेथड है जिसमें हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं को पाए, तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा। को का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, और आई का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहां आप ये सारी चीज देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर जो है वो लिखने में मिस हो गया है, आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा थर्ड प्रेजेंटेशन। तो आप इस एक शब्द से कोपाई से जो है इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कोपाई यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है इन 5 चरणों से बनता है और इसको हम कहते हैं सिंगुलर सेंस। चलिए नेक्स्ट, जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपने देखा कि जो भी आप सांख्यिकी की बात कर रहे हैं तो सांख्यिकी जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की बात करता है, सिंगल डेटा की वो कभी भी बात नहीं करता, सिंगल डेटा को वो कभी भी नहीं बताता है, वो ग्रुप ऑफ डेटा को एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को जो है वो बताता है, ठीक है।
दूसरा ये कहता है कि शुद्धता का उचित स्तर होता है, एक रीजनेबल एक्यूरेसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि स्टैटिस्टिक्स में जो है वो 100% एक्यूरेसी नहीं है, रीजनेबल जो है एक्यूरेसी आपको यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड पर्पज, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले ही आपको जो है अपना पर्पज जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपको ये देखना है कि जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन मिशन जिस पर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है, वो किस प्रकार लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप जो है उन घरों में जाएंगे, उन घरों में आप ऐसे पूछने लग जाएं कि बताओ आपकी मीटर का जो बिजली का जो बिल है वो कितना आता है, आपके घर में जो है वो कितने सदस्य है। और आप जो जल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भाई आपके स्टोरेज जो है वो कैसा है, अपर टैंक है, लोअर या फिर अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है, या आपके घर में जो है वो टैप लगी हुई है नहीं लगी हुई है, आप जो है कितना यूज करते हैं, वो सारी चीज आप ना पूछ करके कुछ और ही क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो फिर आपका ये जो उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होगा। तो आपको पहले अपना उद्देश्य फुलफिल करते हैं आप, यानी कि पहले तो अपना उद्देश्य जो है उसको निश्चित करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं, और उसके बाद जो है उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब आपको ये पता है कि मेरे को पानी से संबंधित, जल से संबंधित चीजों को ध्यान में रखना है। तो आप जब एक घर में जाएंगे तो आप पूछेंगे कितने लोग हो, और आप जो है वो घर में पानी कैसे स्टोर करते हो, पानी जो है आपको कहाँ से मिल रहा है, क्या आपको जो है वो वाटर सप्लाई से पानी मिल रहा है, या आपके अंडरग्राउंड जो है वो पंप है, या कुछ भी है, तो आप समर्सिबल है, आप उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि आप डेटा जब कलेक्ट करते हैं, जब आपका कोई उद्देश्य जो है वो पहले से निर्धारित होता है। तो सांख्यिकी की एक विशेषता है, वो कहता है कि प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान कर लेना है। फिर आप कहते हैं कि व्यवस्थित संग्रह, सिस्टमेटिक कलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को जो है वो इधर उधर कर देंगे तो फिर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आपका जो डेटा है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको डेटा समझने में बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए व्यवस्थित संग्रह है, ठीक है, क्योंकि जो रो डेटा होता है आपका, उस रो डेटा को आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो जिस वजह से अब जो डेटा है आपका बड़ा व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपको ये पता है कि इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। डीमेरिट्स क्या कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव तथ्यों पर बात करता है, क्वालिटेटिव तथ्य जो है वो इसमें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एक तो आप ये इसकी डीमेरिट देखते हैं, और दूसरा जो है एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा, आप मेरे को उन इकोनॉमिस्ट का नाम जो है आप उन स्टैटिस्टिशियन का नाम जो है आप मेरे को बताएंगे जिन्होंने ये कहा है, और ये बहुत बार पूछा जाता है। वो कहते हैं कि झूठ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है झूठ जिसको आप झूठी बोलते हो, एक होता है आपका सफेद झूठ, और एक होता है आपका सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है वो सांख्यिकी की जो आलोचना है वो इस प्रकार की है कि जो झूठ है, लाइज है, वो 3 टाइप के होते हैं। एक झूठ, एक सफेद झूठ, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं वो किस स्टैटिस्टिशियन के हैं ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं। जो आपकी सांख्यिकी है उनकी 2 ब्रांचेज हैं, आपकी वो 2 ब्रांचेज आप देखते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स होती है जहां पर आपके पास जो भी डेटा उपलब्ध होता है उस डेटा को आप एक्चुअली वैसा का वैसा ही जो है वो रीड कर देते हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए कि रवि जो है, रवि के पास में 90 मार्क्स उसके मैथ्स में आए, साइंस में उसके जो है वो 90 मार्क्स हैं, और इंग्लिश में उसके जो है वो 95 मार्क्स हैं, ठीक है। और इधर मैं जो है कोई दूसरा कैंडिडेट ले लेता हूं। सपोज कीजिए यहाँ पर जो है वो एक एस नाम का लड़का है जो ये कहता है कि उसके मैथ्स में मार्क्स जो हैं वो 80 हैं, और साइंस में उसके मार्क्स जो है वो 70 है, और इंग्लिश में भी उसके मार्क्स जो है वो 70 है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहेगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यही कहेगा कि रवि जो है वो एस नाम के बच्चे से अच्छा है, पढ़ाई में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में वो बहुत अच्छा है। यानी कि उसने इस डेटा को एज इट इज बस एक सारांशित करके एक छोटे चीज में उसने उसको बता दिया। लेकिन इन्फ्लुएंशियल जो है वो इसको क्या कहेगा? वो इसको ये कहेगा कि क्योंकि रवि आज जो है वो एस नाम के बच्चे से अच्छा है, इसलिए फ्यूचर में रवि जो है वो एस नाम से आगे रहेगा। देखिए उसने आगे की प्रेडिक्शन कर दी,
ठीक है। तो आपको ये ध्यान करना है कि जब हम सैंपल के अनुसार, यानी कि जब हम पहले किसी आबादी में, किसी पॉपुलेशन में जब हम सैंपल निकालते हैं, ठीक है, तो उस सैंपल को देख करके हम पॉपुलेशन का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे एक दूधिया जब आप देखते हैं, दूधिया की जब हम बात करते हैं, तो दूधिया जो है वो क्या करता है, वो एक सैंपल लेता है आपके दूध से, ठीक है। सैंपल लेकर के वो ये कहता है कि भाई इस सैंपल में फैट आया आपका 80, ठीक है, तो आपका दूध जो है वो अच्छा है। तो वो कहता है कि ये सारा ही दूध जो भी आप लेकर के आए हैं, वो सारा ही दूध जो है वो इस फैट का है, यानी कि इस 80 फैट का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि वो दूधिया क्या कर रहा है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, ये आपको ध्यान का लेना है, ठीक है। तो दो प्रकार की स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आप जनसंख्या के मापदंडों का अनुमान लगाते हैं, जहां पर आप एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर ये ध्यान कर लेना है, एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, ठीक है। एस्टिमेटर होता है जो अनुमान लगा रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, एक शब्द होता है एस्टिमेटर, एक होता है एस्टिमेशन, और एक शब्द होता है एस्टिमेट, ठीक है ना। तो कई बार ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस्टिमेटर वर्सेस एस्टिमेशन वर्सेस एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है ना। कि एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेटर होता है जो अनुमान लगा रहा है, अनुमान लगाने वाला, ठीक है ना, अनुमान लगाने वाला आपका क्या कहलाएगा, एस्टिमेटर। एस्टिमेशन क्या होगा, अनुमान लगाना जो है वो एस्टिमेशन है, यानी कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं एस्टिमेशन है, और जो एस्टिमेट है वो होता है आपका जो अनुमान लगाया गया, ठीक है ना, लगाया गया, यानी कि जो रिजल्ट है आपका, जो रिजल्ट है आपका वो आपका एस्टिमेट होता है, जो मेथड है आपका वो आपका एस्टिमेशन होता है, और जो डेटा है आपका, या मैं ये कहूँगी जो सैंपल है आपका, वो आपका एस्टिमेटर होता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि आप अनुमान लगाते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप यहां पर देखते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं, तो आप जब हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, परिकल्पना जिसको हम कहते हैं, वहां पर आप ये देखते हैं कि दो प्रकार की हाइपोथेसिस को हम रीड करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और एक जिसको हम बोल देते हैं नल एंड एक जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस जो है आपकी वो दो प्रकार की होती है, एक जिसको आप बोल देते हैं नल, और एक जिसको आप बोल देते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस यानी कि आप ये कहते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं वो, ठीक है, यानी कि उसको मैं सक्सेस दिखाऊंगा, वो मेरी नल हाइपोथेसिस होगी। और अल्टरनेटिव जो मैं हाइपोथेसिस मान रहा हूं वो अगर मेरी सक्सेस नहीं होगी तो वो मेरा कहलाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से आप यहां पर नल और अल्टरनेटिव को देखते हैं, तो उनके लिए आप सैंपल इकट्ठा करते हैं। तो आप अगर आपका सैंपल साइज जो है वो n नंबर 30 से लेस देन है, तो आप जो है वो टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जब आपका बड़ा है, n जो है वो 30 से बड़ा है, तो आप जेड टेस्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है वो सैंपलिंग से, या मैं ये कहूँगी टी टेस्ट, जेड टेस्ट से जो है आप अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसका देखने का यूज मिलता है। नेक्स्ट आप जो है वो फिर देखते हैं सैंपलिंग को कैसे हम जो है वो चयन करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी क्या करती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके सैंपल से आपकी पॉपुलेशन के बारे में बताती है। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, आपको पता ही है कि जैसा जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा को देख करके जस्ट आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर आप मीन, मीडियन और मॉड, इनको जो है आप मेजरली आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आप डायपर्सन को, जिसमें आप रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। स्क्यूनेस, कुर्टोसिस आप यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस जो है आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। अब हम डेटा का संगठन की बात कर लेते हैं। तो डेटा जो है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया, डेटा जो है वो आपका होता है कोई भी न्यूमेरिक
कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको कोई सूचना देता है, आपको ये ध्यान कर लेना है, कोई भी संख्या जो आपको सूचना प्रदान करती है वो आपका डेटा कहलाती है। डेटा जो है वो भी सिंगुलर प्लूरल में देखा जाता है। तो जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर में इसको हम डेटम बोलते हैं, ठीक है, और जब प्लूरल की बात करते हैं तो हम इसको डेटा ही बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, सिंगुलर टर्म में डेटा को डेटम और प्लूरल में जो है वो डेटा को डेटा ही कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टाइम सीरीज में आपके जो डेटा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इंडिविजुअल डेटा, दूसरा डिस्क्रीट डेटा, और तीसरा आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि एक जो वैल्यू है आपकी, एक जो नंबर है आपका, वो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और वो कंप्लीट है, फ्रैक्शन में नहीं है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो वो फ्रैक्शन में नहीं है, पहली बात। दूसरा वो कंप्लीट है और वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 को जो है वो डेटा को देख रहे हैं, तो एक जो है वो एक ही बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल टाइम है। तो उस प्रकार के, इस प्रकार के डेटा को आप जो है वो क्या कहते हैं, इस प्रकार के डेटा को आप जो है वो कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर इंडिविजुअल सीरीज में कंप्लीट डेटा है, डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको जो नंबर है वो कंप्लीट देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शन आपको वहां देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो है आपका डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है, यानी कि यहाँ पर नंबर जो है आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। आप ये कहेंगे 1, 1, 3, 5, 7, 7, 9, 9, 9। तो यहाँ पर आप डेटा वही देख रहे हैं, लेकिन 1 जो है वो 2 बार आ गया है, 7 जो है वो 2 बार आ गया है, 9 3 बार आ गया है, 5 1 बार आया है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है आप जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी का जो बदलाव है उस वजह से आप जो है इस डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा को जब हम देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंदर आपको वर्ग अंतराल, क्लास साइज जो है, क्लास इंटरवल आपको देखने को मिलता है। लेकिन वो डेटा भी कुछ देखने में आपको ऐसा ही मिलेगा, 1 1 3 5 7 7 9 9 9, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम इसको टेबुलेशन में चेंज करते हैं तो इसको हम करेंगे x 1 3 5 7 9, और ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको वर्टिकल या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे भी लिख सकते हैं x, ठीक है ना, x आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, या ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, आप इसको भी ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रीट देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 1 3 5 7 9, ये आपका x है। लेकिन यहाँ आपको जो है वो f देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलती है। x एक जो है वो कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया 1। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया 1। 7 कितनी बार आया, 2 बार आया 2। और 9 कितनी बार आया 3। तो आपने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका जो है वो कहलाएगा डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर आपको x को देख लेना है, x जो है आपको अकेला दिख रहा है और कंप्लीट दिख रहा है, आपका जो सीरीज है वो इंडिविजुअल है। यहाँ पर आपको x दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है जो ये बता रही है कि 1 जो है वो कितनी बार आया है, 3 जो है वो कितनी बार आया है, 5 जो है वो कितनी बार आया है, 7 जो है वो कितनी बार आया है, और 9 कितनी बार आया है। कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल में इसको चेंज कर लेते हो। तो आप कहते हो कि ये x है हमारा और इधर जो है हमारा f है, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि 0 to 5, 5 to 10, ठीक है। तो मैं देखूंगा 0 से और 5 के बीच में कितने जो नंबर हैं वो कितनी बार आए हैं, क्लियर है बात। लेकिन यहां पर जो है ये सीरीज आपकी एक्सक्लूसिव है। जब आप ये देखते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि ये जो आप देख रहे हैं अपर लिमिट, पहली जो क्लास इंटरवल है उसकी जो आप अपर लिमिट देख रहे हैं वो दूसरी क्लास लिमिट का लोअर लिमिट बन जाता है। एक तो ये बात है, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए, ये जहां पर इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये पहली क्लास इंटरवल है, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल में आप जो है देखते हैं कि इसका जो अपर लिमिट है
वो सेकंड क्लास में आकर के लोअर लिमिट बन गया, और जो सेकंड क्लास का जो अपर लिमिट है वो थर्ड में आकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि एक तो इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें ये ध्यान करना है कि जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास में जाकर के लोअर लिमिट में बदल जाता है। दूसरा, जो अपर लिमिट है उसको हम इस फ्रीक्वेंसी में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरी क्या बात है कि जो अपर लिमिट है उसको हम फ्रीक्वेंसी में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 1 2 3 यानी कि ये 3 हो गए, 3 आ गए ना, ये 0 से 5 को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया अपर लिमिट को हम शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 3, ठीक है। अब 5 से 10, तो 10 को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 10 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप इनको देख लें 1 2 3 4 5 6, तो बाकी टोटल कितने बच गए, 6 बच गए। तो इस प्रकार आपने ये जो एक टेबल बनाया है ये आपका बन करके रेडी हो गया कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो इस प्रकार आप कॉन्टिन्यूअस डेटा को देख रहे हैं, और ये जो डेटा है ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सीरीज हम पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम जो है वो 2 प्रकार की सीरीज को रीड डाउन करते हैं। तो सीरीज जो है कॉन्टिन्यूअस में वो 2 प्रकार की होती है, एक बार आप इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे। एक जिसको हम बोल देते हैं इंक्लूसिव सीरीज, दूसरी आप इसको बोल देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इंक्लूसिव में क्या होता है, आप ये कहेंगे 0 से 4, आप कहेंगे 5 से 9, 9 से 14, ठीक है। आप इसको ऐसे जो है वो लिखेंगे। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ये x है और यहाँ पर आपका ये f है, कोई भी f मान लेते हैं, 2 3 1, ये आपका f हो गया। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 0 से 4 में क्या क्या शामिल कर लिया है, 1 2 3 4, यानी कि है तो फ्रीक्वेंसी 2 ही, यानी कि इनमें से कोई भी 2 ही शब्द हैं, यानी कि 1 और 4 हो सकता है। तो इसमें जो 4 है उसको हमने यहाँ शामिल, क्योंकि हमने पिछली एक्सक्लूसिव सीरीज में हम क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट है उसको हम फ्रीक्वेंसी में शामिल नहीं करते, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर लिमिट है वो यहाँ तो आ ही नहीं रही है लोअर लिमिट के तौर पे, तो उसको हम यहीं शामिल कर लेते हैं। तो जब हम इंक्लूसिव सीरीज में देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट है उसको वही इंक्लूड कर लेते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड कर लेते हैं। जब हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां से हमने इसको बना दिया इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज में आप देखते हो कि जो अपर लिमिट होती है, जैसे हमने कहा कि 0 से 5, तो 5 को हम जो है वो फ्रीक्वेंसी में शामिल नहीं करते हैं, तो यानी कि हमने अपर लिमिट को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, इसलिए इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 2 3 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ आपने देख लिया कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो 2 प्रकार की होती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। चलिए रे बात, चलिए जब हम देखते हैं डेटा के बारे में तो हमने पढ़ा डेटा 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर जिसमें हम डेटम को पढ़ते हैं और प्लूरल जिसको हम डेटा में पढ़ते हैं। फिर हम टाइम सीरीज को देखते हैं जहाँ पर 3 प्रकार की टाइम सीरीज होती है। जब हम डेटा को पढ़ चुके होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, डेटा को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले डेटा को कलेक्शन करेंगे, डेटा के बाद में हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। क्लियर है बात, क्योंकि डेटा अगर हमने पढ़ा है फिर हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे। तो जब हम डेटा को कलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है किसको, कोपई को याद रखना है। तो कोपई को जब आप याद रखेंगे तो उस प्रेजेंटेशन पे आप नहीं आएंगे, अभी पहले आप डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो डेटा को कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज हैं दोस्तों, 2 सोर्सेज हैं डेटा को कलेक्ट करने के। एक जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, और एक जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो डेटा आपका आता है प्राइमरी डेटा, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। जब आप प्राइमरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट करेंगे तो आपका जो डेटा बन करके आएगा वो आएगा आपका प्राइमरी डेटा बन करके, ठीक है ना। क्या डेटा बन करके आएगा, आपका प्राइमरी डेटा आएगा, आपको ये ध्यान कर लेना है, प्राइमरी डेटा बन करके आएगा। और ये आपका आएगा सेकेंडरी डेटा,
जब आप प्राइमरी डेटा को कलेक्शन के मेथड को देखते हैं कि कैसे कैसे इनको जो है हम मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन कौन से मेथड से प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखते हैं सेंसस मेथड, ठीक है ना। और इसमें आपके आ जाते हैं जैसे मैं कहूँ कि ऑब्जर्वेशन मेथड, आपका यहाँ पर जो है वो स्टूल मेथड, ठीक है। और आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं, एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंडरी डेटा जो है आप देखते हैं कि जो भी इस सेकेंड डिपार्टमेंट या न्यूज़पेपर से आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन से, या जो ऑफिशियल साइट्स हैं हमारी इंटरनेट पे, उनसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और उनको कलेक्ट करने के मेथड जो है आप यहाँ पर देखते हैं। तो मेनली जो मेथड हैं वो दो प्रकार के मेथड हैं, आपको ये ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। मेनली जो आप मेथड पढ़ते हैं वो दो प्रकार के मेथड्स को रीड करते हैं। एक जो आपका होता है वो सेंसस मेथड होता है, और दूसरा आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। तो पहला जो है आपका वो है आपका सेंसस मेथड, तो वहां हम जो है वो सेंसस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंसस मेथड जहां पर आप पूरी इंटायर पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग मेथड में आप क्या करते हैं कि आप डेटा जो पॉपुलेशन है उसमें से कुछ चीजों को जो है वो निकाल लेते हैं। सैंपलिंग मेथड जो है आपका दो प्रकार का होता है, रैंडम सैंपलिंग और आपका नॉन रैंडम सैंपलिंग, ये आपको ध्यान कर लेना है। रैंडम सैंपलिंग जहां पर किसी भी डेटा के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो इक्वल रहती है, और नॉन रैंडम सैंपलिंग जहां पर चुने जाने की प्रायिकता के साथ में खिलवाड़ या छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है। तो रैंडम सैंपलिंग में आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग ऐसे चीजों को देखते हैं, और नॉन रैंडम सैंपलिंग में आप पर्पजिव सैंपलिंग या फिर जो आपका मतलब ऐसे सैंपलिंग को देखते हैं जहां पर आपका नॉन रैंडम चीजों को देखा जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि उन डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन आपने देख लिया, अब आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल के तौर पे, ग्राफ के तौर पे, ठीक है ना। तो उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी हमारा रो डेटा हमारे को मिलता है उस रो डेटा को हम व्यवस्थित करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी हमको ठीक लगता है। उसके बाद हम जब आते हैं तो उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम जो है फिर प्रेजेंट करते हैं, वो जो डेटा हमने व्यवस्थित किया है उस डेटा को हम व्यवस्थित करके प्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेशन में, टेबुलर फॉर्मेशन में, या डायग्रामेटिक 1D 2D के तौर पे, या फिर ग्राफिकल जिसमें हम ओजायोग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह को देखते हैं, ठीक है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जैसे कि जो भी डेटा है हम उसको जो है वो टेक्सचुअल सीधा सीधा लिख करके बता सकते हैं, उसको हम टेबल के तौर पर बता सकते हैं, उसको हम जो है वो डायग्राम जिसमें आप बार और ये चीज़ों को देख रहे हैं, आप ग्राफिकल ओजायोग्राफ जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो डेटा को वहां पर प्रेजेंट करते हैं। तो स्कोपाई में फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां हम आ जाते हैं कि कैसे हम जो है कौन से मेथड का वहां पर इस्तेमाल करें। तो जब हम मीन की बात करते हैं, और ये आपको पता है कि मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन, जब हम अर्थमेटिक मीन को पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक मीन को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन में हम आपका मीन, मीडियन, मोड वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन में हम ये टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग तीन चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तीन चीजें जो है हम देखेंगे। एक तो आपका इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, आपका डिस्क्रीट सीरीज, और आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में ये है आपका डायरेक्ट मेथड। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा सही कर देता हूं, एक सेकेंड। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां आपका आ जाता है डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। डायरेक्ट मेथड में जब आप देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज को, तो वहां आपका मेथड आता है कि जितने भी आपके एक्स हैं उन सभी एक्स का जोड़ कर लेंगे और उसको जोड़ करके एन से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका मीन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको जो है वो एक्स और एफ दोनों चीज देखने को मिलती है। तो कहता है कि आप एक्स का पहले एफ के साथ जो है वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आप जो है वो जोड़ करेंगे, जोड़ करके जब आप एन से उसको भाग देंगे तो आपके पास में आ जाएगा मीन। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो पहले हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू को निकाल करके जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हम जोड़ करेंगे और उसको हम एन से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा मीन। तो ये आपके अर्थमेटिक मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड हैं, अभी तक के डायरेक्ट मेथड हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। अर्थमेटिक मीन निकालने के डायरेक्ट मेथड हैं। उसके बाद में आप जो है वो देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप क्या करते हैं, एक्स से जो अज्यूम मीन है, अज्यूम मीन से जो आपके एक्स हैं, जो आपकी वैल्यूज है, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम डिफरेंस निकालते हैं। यानी कि पहले मैं ये कहूंगा कि आपको मैं बता दूं कि डी जो है वो कैसे निकालता है। डिफरेंस निकालते हैं हम कि जो भी आपकी अज्यूम मीन है उससे हम वैल्यूज को जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि x माइनस अज्यूम मीन जो है आपका यहाँ पर डिफरेंस है, डी है। तो आप क्या करेंगे, x का डिफरेंस निकालेंगे, dx आपने निकाल लिया, dx को जो है आप क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जो आपने अज्यूम मीन से x का डिफरेंस देखा उसको हम जोड़ लेंगे, उसको हम n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अज्यूम से हमने इसको जो है वो क्या किया था, घटाया था, इसलिए हम अज्यूम को इसमें वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा मीन। ठीक है, ऐसे ही आपको जो है वो x और f है, तो आप पहले क्या करेंगे, x का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर आप dx निकाल लेंगे, उसको आप जो है f से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आप जो है वो जोड़ करेंगे और उसको आप n से जब भाग करेंगे और उसके बाद क्योंकि आपने dx निकाला था, अज्यूम मीन माइनस किया था, तो अज्यूम मीन को वापस से ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा मीन। ठीक है, फिर जो है आप देखते हैं m आप निकालते हैं, और m निकालने के बाद मतलब m को आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका dm। फिर आप उसको f से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जोड़ करेंगे, उस जोड़ को आप n से जो है वो भाग देंगे, क्योंकि आपने dm निकाला है तो अज्यूम माइनस किया, तो अज्यूम को आप वहां पर वापस ऐड कर देंगे और आप जो है वो मीन निकाल लेंगे। तो ये जो है आपके स्टेप डिवीजन मेथड हैं, इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। उसके बाद में आप जो है, सॉरी ये स्टेप डिवीजन का नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको ध्यान कर लेना है, शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड है, SCM है। अब हम करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड जो है अब हम करने जा रहे हैं। तो पहले यहां पर आपको ये देखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डिवीजन मेथड जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये चीज जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आप जो है वो ये चीज देख सकते हैं। चलिए क्या कहता है, देखिए, क्योंकि आपने पहले क्या करा था, x का डिफरेंस निकाला था, तो उसको आप इंटरवल से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इंटरवल से आप dx को इंटरवल से भाग कर देंगे तो वो बन जाएगा dx स्टार। फिर उस dx स्टार को f से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप जो है वो जोड़ करेंगे, उसको आप n से जो है वो डिवाइड करेंगे। क्योंकि आपने इसको इंटरवल से क्या किया है, डिवाइड किया है, तो वो डिवाइड की वजह से काफी छोटा हो गया है, इसलिए आप इसको जो है वो इंटरवल से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो जो वैल्यू आपने कम की थी वो वापस से सही हो जाए। क्योंकि आपने d निकाला है तो आपने अज्यूम मीन से माइनस किया था, तो अज्यूम मीन को आप वापस ऐड कर देंगे, तो आपका मीन जो है वो निकल करके आ जाएगा। सेम टू सेम आप जो है m को इंटरवल से जो है वो आपको पता ही है, dm बना लेंगे, फिर उसको f से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जोड़, उसको n से भाग करेंगे, इनटू में इंटरवल, प्लस में अज्यूम मीन, और आपका आ जाएगा मीन निकल करके। तो ये जो नो मेथड है, यहाँ पर आपको ये मेथड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसको अगर बनाना चाहें तो ये बन सकता है कि सिग्मा जो है dx स्टार डिवाइड बाय n इनटू में इंटरवल प्लस में जो है अज्यूम मीन इज इक्वल टू मीन।
तो ये जो 9 मेथड है आपके, ये अर्थमेटिक मीन निकालने के 9 के 9 मेथड हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप ये 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आप ये 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप ये 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड क्या है, तो आपका ये रहेगा, ठीक है। वो कहता है कि शॉर्टकट क्या है, तो आपका ये रहेगा, ये आपको ध्यान कर लेना है, शॉर्टकट आपका ये रहेगा। और जब आप स्टेप डिवीजन की बात करते हैं तो स्टेप डिवीजन पूछेगा तो आप कहेंगे ये रहेगा, ठीक है ना। तो इधर आप डिस्क्रीट में आपका डायरेक्ट शॉर्टकट, कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट शॉर्टकट, और ये आप जो है नीचे मीन डेविएशन सॉरी ये आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डिवीजन मेथड जो है वो देख रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो है आपका ये यहाँ होता है जहां पर आप ये चीजें देख लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है मीन की कि जो मीन से जो उसकी वैल्यूज होती हैं उसका जो डिफरेंस होता है, उसका जोड़ आप जब निकालते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि x आप ले रहे हैं और आपने कहा कि x है हमारे पास 1 2 3, तो आप जो इनको देख लेते हैं 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि n कितना है 3, तो आपने कहा कि x का जोड़ कर लेते हैं। तो x क्या है 3 2 1, आपने 1 2 3 को जोड़ लिया, उसको आपने n से डिवाइड किया, आपका आ गया मीन, ठीक है। तो ये आपने जो है इसको जोड़ लिया, आपका बना 6, आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपका जो रिजल्ट आया 2, वो आपका जो आ गया मीन। तो अब आपको क्या करना है, मीन जो है आपका ये है 2 2 2, ठीक है। तो अब आपको करना है x माइनस मीन, यानी कि मीन से वैल्यू की दूरी। तो मीन से वैल्यू की दूरी 1 - 2 = -1, 2 - 2 = 0 और 3 - 2 = -1। तो अब आप इसको जोड़ेंगे कि मीन से x की दूरी का जोड़ जब आप कर रहे हैं तो देखिए -1 से +1 जो है वो 0, और ये बीच वाला तो 0 है ही, तो ये आपका हो गया 0। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी माध्य से विचलनों का योग का जोड़ होता है वो 0 होता है, ठीक है। फिर जब माध्य की विचलनों का योग का जो स्क्वायर आप देख रहे हैं वो सबसे कम होता है, तो आप ये देखेंगे कि यस ये भी सही है। तो फिर आप ये कहेंगे कि यह मूल और पैमाने ओरिजिन और स्केल से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि आप इसमें जितना भी जोड़ेंगे, ठीक है, जितना भी अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो उतना ही जो है उसमें जो है वो उसको डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिर कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी इन्होंने दी कि अगर आपको कंबाइंड मीन पूछ लिया जाए तो n यानी कि जो नंबर है n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, तो ये आप जो है यहाँ पर कंबाइंड मीन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर जान कर लेंगे। तो जितने भी कंबाइंड मीन है यहाँ पे तो 2 ही दे रखे हैं, अगर आपको 10 दे दे तो आप n1 से n2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाएंगे, और नीचे n1 प्लस n2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ करके उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन जो है आपका यहाँ से निकल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब हम चलते हैं मीडियन की ओर। जब हम ये कहते हैं कि जब मीन के अंदर आपको एक्सट्रीम वैल्यू देखने को मिल जाती है, एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स यानी कि हमने वहां पे 1 2 3 किया था तो हमारा 2 जो है वो मीन निकल करके आया था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि 3 नहीं है, यहाँ पर जो 10,000 है, तो जब आप इसको 10,000 देखेंगे 1 2 10,000, तो वो जो मीन है आपका वो यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी कि इसके नजदीक आ जाएगा। तो मीन ना तो इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा ना इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ पे एक समस्या आ जाती है, जब एक्सट्रीम वैल्यू आती है तब हम जो है वो मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, मिड वैल्यू जिसको हम पोजिशनल एवरेज का कहते हैं, पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो 1 2 जो 10,000 हमने लगा लिया, या आप इसको 10,000, ठीक है, और 2 और 1 ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मिड वैल्यू आपको निकालनी है, तो मिड क्या है इसमें 2 है, इसमें मिड क्या है 2 है, तो यहाँ से आपको मीडियन निकल करके मिल जाता है। तो ये मीडियन जो है वो खुद को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, साथ में वो 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में इस 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन या मीडियन या मोड का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है कि वो सबसे ज्यादा जो है अपने आसपास के क्षेत्र के डेटा को रिप्रेजेंट करे, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मीडियन हमने पढ़ा, ये पोजिशनल एवरेज होता है, इसी के अंदर हम जो है वो ओजाइव कर्व को पढ़ते हैं और इसी के अंदर हम जो है वो क्वार्टाइल्स को पढ़ते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है कि हम जो भी हमारा डेटा है उसको हम 100% में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले 25% डेटा को हम क्या कहते हैं, Q1 कहते हैं, 50% डेटा को हम Q2 कहते हैं, और वही हमारा जो है वो मीडियन होता है, ये आपको ध्यान कर लेना है।
फिर 75% डेटा हमारा जो होता है वो Q3 होता है और उसको हम जो है क्वार्टाइल 3 बोल देते हैं। तो क्योंकि मीडियन हम पढ़ ही रहे होते हैं इसलिए Q2 हम वहां पर रीड नहीं करते हैं, और जो भी डेटा होता है वो 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, इसलिए Q4 भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं क्वार्टाइल में वो दो ही चीज़ों को पढ़ते हैं, Q1 और Q2, ठीक है। तो उसको हम कैसे जो है वो निकालते हैं, उसके जो फॉर्मूले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर हम क्वांटिटी 1 को जब हम निकालते हैं तो n/2 माइनस जो है वो CF इंटू F, आपको ध्यान देना है कि L1 प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। सेम ऐसे ही आपको जब आप देखते हैं n/2 नहीं आएगा, n/4 आएगा, क्योंकि ये मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपका क्वांटिटी 1 यानी कि क्वार्टाइल 1 निकालने का फॉर्मूला है, और जब आप क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो आप कहेंगे L1 प्लस 3n/4 माइनस CF, ठीक है ना, और डिवाइड बाय आपका F, ठीक है। तो ये आप जो है वो दोनों तरीके से आप लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला कहता है माध्यिका के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यही है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होती है, ये आपको जान कर लेना है। ये जो गुणात्मक तथ्य होते हैं आपके, जैसे कि ईमानदारी, सुंदरता, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो आपका किया जाता है मीडियन का, ये आपको जानकर लेना है। इसे हम ओजाइव कर्व जो है आपका मोर देन लेस देन से, यानी कि आपने ये लेस देन किया, फिर ये आपने जो है वो मोर देन किया, तो ये जो बीच में दोनों कर्व को काटा और ये जो मीडियम जो मिड वैल्यू निकल करके आई इन दोनों के कर्व से, वही आपका जो है वो मीडियन होता है, ठीक है। ये आपको जानकर लेना है। ओपन एंडेड क्लास के लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये सबसे ज्यादा जो है वो ठीक रहती है। चलिए नेक्स्ट जो है आप देखते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार जिसकी आवर्ती आती है, जो सबसे ज्यादा बार आवर्ती आती है उसी को आप जो है वो मोड कहते हैं। तो मोड को आप जो है वो दो तरीके से, इंस्पेक्शन मेथड से, ग्रुपिंग मेथड से जो है आप कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड दो प्रकार से आप इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में I, ठीक है, और प्लस में L1। क्लियर है ना बात? तो मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं। इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तो ये आपका मोड निकालने का इंस्पेक्शन का मेथड है, ये आपको ध्यान कर लेना है। जब हम ग्रुपिंग मेथड की बात करते हैं तो ग्रुपिंग मेथड को भी मैं थोड़ा सा आपको जो है वो बता देता हूं कि कोई भी डेटा होता है, जैसे सपोज कीजिए जिसमें आपकी जो हाईयर फ्रीक्वेंसी है, जैसे आपका जो F है और वो 10 और 10 दो जगह आ रहा है, यानी कि 2 बार आपकी हाई फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो आप जो है वो इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल ना करके ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आप जो है वो कुछ स्टेप्स निकालते हैं कि पहले कोई भी नंबर हैं उस नंबर में आप क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैं एक बार वैसे बता रहा हूँ। तो पहले आप जो है यहाँ पर 2 का जो है वो जोड़ करेंगे, पहले वाले स्टेप तो ये आपका हो गया, पहला स्टेप तो ये होगा। जब दूसरा स्टेप होगा तो यहाँ पे 2 का जोड़ करेंगे, यानी ये इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है तीसरा स्टेप। उस स्टेप में आप क्या करते हैं, इस पहले को छोड़ करके फिर इन 2 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये तो जुड़ गए ना, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट 2 को जोड़ करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर आपका तीसरा स्टेप आएगा, आप क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, इन 3 को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन 3 को जोड़ करके आप यहाँ लिखेंगे। फिर फोर्थ वाला स्टेप आएगा जहां पर आप 1 छोड़ करके, 1 इसको छोड़ करके 3 को जोड़ेंगे और फिर जो है आप उसके नीचे के 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये 1 ही देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट 5वां स्टेप आ जाता है। 5वें स्टेप में आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप जो है वो 2 छोड़ करके, ठीक है ना, 2 छोड़ करके फिर 3 के जो है वो बनाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सारे स्टेप करते हैं, जहाँ पर आपका ग्रुपिंग मेथड आ जाता है। यानी कि यहाँ पर फिर आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो है वो कौन कौन से जो है चीज़ें शामिल हुई हैं। जैसे इसमें जो है ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप शामिल थे, ये शामिल था, इसमें कौन से थे, ये शामिल था। ऐसे आप देखते हैं और आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो ग्रुपिंग मेथड जो है आपको ये ध्यान कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बहुलक के गुण और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं। तो जब आपको कई बार चीजें जो है वो गिवन होती हैं, जैसे आपको मीडियन दिया हुआ होगा, मोड दिया हुआ होगा और आपको जो है वो मीन निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार, या मैं कहता हूं कि लगातार जो है ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये सबसे लोकप्रिय है, सबसे आसान औसत निकालने का तरीका है, आपको ध्यान करना है मोड। ठीक है, और ये चरम जो भी मूल्य है, एक्सट्रीम वैल्यू है, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है ना, ये कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रभावित होता है और कौन सा जो है प्रभावित नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान करना है कि ये बिल्कुल भी प्रभावित जो है वो नहीं होता है। और जो भी व्यापार क्षेत्र आप देखते हैं उसमें ये सर्वाधिक उपयोगी होता है। जैसे आपको कोई कंपनी ओपन करनी है, शूज की कोई कंपनी ओपन करनी है, और आपको ये देखना है कि भाई मेरे को कौन से साइज के शूज जो है वो बनाने चाहिए, तो आप मोड को देखेंगे। मोड देखने का मतलब कि बहुत सारे लोग कौन सा नंबर का जूता पहन रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 6 नंबर के जूते पे सबसे ज्यादा जो है वो लोगों का पाँव सूट कर रहा है, तो आप जो है वो मोड को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर मीन मीडियन को नहीं देखते, आप वहां पर जो है वो मोड को देखते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं, जहां पर हम मेजर ऑफ डाइवर्जन को पढ़ते हैं, जहां हम रेंज की बात करते हैं। और रेंज जो है वो बहुत सारे फैले हुए डेटा में से सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट और जो लार्जेस्ट डेटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट और जो लॉन्गेस्ट डेटा है, उसके बीच के डिफरेंस को बताता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो भी आपका बनता है L माइनस एस, लॉन्गेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान कर लेना है। फिर आप क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रिलेटिव मेजर्स को भी हम जो है अब आगे बढ़ेंगे। देखिए विस्तार जब हम देखते हैं, रेंज की जब हम बात करते हैं, तो आप देखो ये मैंने अभी बताया था, रेंज का जो फॉर्मूला है वो L माइनस एस है। लेकिन जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो हम कहेंगे L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस, ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है वो रेंज है और ये आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। तो मेरिट क्या है, गणना में तो सबसे आसान है एक बात। डीमेरिट क्या है इसकी, डीमेरिट है कि चरम मूल्यों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन एस्टेट में आया हुआ था और मैंने इसको सोल्व किया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, जब मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी मदों पर जो है ये आधारित नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये सारे जो है वो डेटा है। ठीक है, ये और ये ऐसे डेटा है, तो वो इस डेटा को और इस डेटा को, दो डेटा को देखेगा, ये रेंज देखेगा, वो इन सारे डेटा को इग्नोर कर देता है। ठीक है ना, तो ये इसकी जो है वो एक डीमेरिट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप जो है क्वार्टाइल डेविएशन को देख लीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका क्वार्टाइल डेविएशन है उसमें जो आपका डिफरेंस है वो आपका क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। ठीक है, उसको आप जो है जब या तो आप ऐसे ही जो है इसको देख लेते हैं। दूसरा जो है इसको अगर आप अर्ध वाला देखेंगे तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन आपका ये भी है, ये क्वार्टाइल डिवीजन। कोफिशिएंट देखना है तो आपको सीधा सा याद करना है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, जैसे आपने वहां पर किया था L माइनस एस L प्लस एस। ठीक है ना, तो L माइनस एस अकेला आप ये देख रहे हैं तो आपका रेंज है, जब आप इस दोनों को देख रहे हैं तो कोफिशिएंट है। तो अगर आप इसको अकेला देख रहे हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन है, अगर आप इसको ऐसा देख रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल है। ठीक है, चलिए मध्य मीन डेविएशन को आप देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन में आप जो है वो सिग्मा, ठीक है, और DN देखते हैं, जहां पर D का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, और डिवाइड बाय आप जो है वो मीन या मीडियन या मोड जो है आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप एक चीज को और देखते हैं। ठीक है ना, ये वाला जिसको हमें अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो डेविएशन को प्लस माइनस को नजरअंदाज कर देता है। यानी कि ये जो सपोज कीजिए कि ये मीन है और ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपने कहा था कि 1 माइनस 2, तो आपने कहा था कि -1, नहीं, वो इस माइनस को इग्नोर कर देगा, इसको 1 नहीं मानेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 2 तो ये तो 0 हो गया, लेकिन 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, तो टोटल में आपका कितना हो गया 2। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 1 मान लिया और ये भी 1 मान लिया, तो वो इसके प्लस को और इसके माइनस को इग्नोर कर देगा और इन वैल्यूज को जो है वो ऐड कर देगा। तो ये आपका 2 जो है वो क्या बना, वो आपका ये बना। इसको मैं मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो ये दो साथ में होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान करेंगे, इसका मतलब होता है कि ये प्लस माइनस को इग्नोर कर देता है। तो जब आप इसको निकालते हैं तो ये आपका बन जाता है मीन डेविएशन। ठीक है, उसके बाद में आप जो है वो चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पर। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखते ही हैं
कि मीन से जो आपके वैल्यूज है उनकी दूरी, ठीक है, उनकी दूरी को जब आप जो है सबमिशन करते हैं तो क्योंकि वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है, तो इसलिए आप क्या करते हो, उसका सॉरी उसका स्क्वायर कर देते हो, ठीक है। तो जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। उसको जब आप n से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर किया तो वो वैल्यू जो है वो बढ़ गई। अब उस वैल्यू को आप अंडर रूट कर देंगे, जैसे आप अंडर रूट कर देंगे तो ये जो स्क्वायर आपने किया था वो आपका जो है वो हट गया, तो जिससे जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये बताता है कि हर एक मीन से, यानी कि मीन से जो हर एक वैल्यू है वो कितना जो है वो स्टैंडर्ड वेरिएट करती है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, ठीक है ना। यानी कि इस मीन से जो ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो कितना जो है वो स्टैंडर्ड दूर है, कितने स्टैंडर्ड दूर है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान कर लेना है, ये दिया था कार्ल पियर्सन जी ने 1893 में, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते हैं। फिर आप जो है वो देखते हैं कोवेरियंस को, जहां पर आपका वही सिंपल सी आप देखते हैं कोवेरियंस का, ठीक है। फिर इस कोवेरियंस की जब आप उपयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो कोवेरियंस की जब आप उपयोग की बात करते हैं तो वो कहता है कि दो श्रेणियों के बीच में जो आपकी स्थिरता है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, उसको जो है वो बनाए रखता है। और मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो सुसंगति है उसको जो है वो बनाए रखता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और को रिलेशन कोएफिशिएंट में आप जो चीज को देखते हैं उसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि ये जो है वो आपकी वो जो आपका ओरिजिन से स्केल और ओरिजिन है, इससे ये आपको जो है अलग देखने को मिलता है, इसमें आपको वो चीज जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपकिरण मापों में संबंध को देख लेते हैं। जब हम देखते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन है तो आप कहते हो कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9 क्वार्टाइल डेविएशन से और 7.5 मीन डेविएशन जो है ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। दूसरा आप कहते हैं कि मीन डेविएशन बराबर होगा कितने के, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के। फिर कहते हैं आप क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो होगा 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, ये तीन जो है वो रिलेशन है जो कई बार डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनकर क्या जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ये देख लेना है कि जो है ये कह रहा है कि 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, 9 क्वार्टाइल डेविएशन और 7.5 जो है वो मीन डेविएशन बराबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप जो है ये देख सकते हैं कि मीन डेविएशन जो है वो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 2/3 क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम चलते हैं जहां पर आप लोरेंज कर्व को देखते हैं। और लोरेंज कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर आपकी इनकम और आपकी जो इनइक्वालिटी है उसके बीच की दूरी को बताता है, ठीक है। तो जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये परफेक्ट इक्वालिटी आप ये देख पा रहे हैं, दिखा रहा है। और जैसे जैसे ये इस तरफ आता जाएगा ये परफेक्ट इक्वालिटी के नजदीक आता जाएगा, और जैसे जैसे ये इससे दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये बताएगा कि आपकी जो कंट्री है उसमें कितनी इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही है। फिर हम पढ़ते हैं कोरिलेशन को, सहसंबंध को। जब हम सहसंबंध की बात करते हैं और कोरिलेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि दो चरों के बीच में संबंध को बताता है और ये बताता है कि दोनों चरों के बीच संबंध जो है वो कैसा है, वो पॉजिटिव संबंध है, वो जो है वो कोई संबंध नहीं है, या उसमें जो है वो नेगेटिव जो है वो कोरिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये संबंध को बताता है जहां पर आप एक ही दिशा में अगर आपका से जा रहा है तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर वो आपका हॉरिजॉन्टल या फिर जो वर्टिकल जो है हो जाता है तो आपके वहां पर कोई भी कोरिलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान कर लेना है कि दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन करता है जहां पर वो कहता है नो कॉज नो रिजल्ट, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी कारण परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। तो कारण परिणाम के बीच में कोई भी संबंध आपको देखने को नहीं मिलता है, ये कहता है कि भाई संबंध होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी जो रेंज है, लिमिट है, वो -1 से +1 के बीच में होती है। ये प्योर नंबर होता है, ये ध्यान कर लेना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये प्योर नंबर होता है, ठीक है। सिमिट्री आपको देखने को मिलेगी, जो है उसमें आपको सिमिट्री देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक जो है वो और आपको देखने को मिलता है फॉर्मूला कि BYX × BXY,
ठीक है, तो ये भी आप जो है वो ध्यान कर लेंगे। और ये इंडिपेंडेंट होता है मूल और पैमाने से, यानी कि माइनस प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई से इसके ऊपर कोई भी प्रभाव जो है वो प्रभाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं कि सहसंबंध को मापने की विधियां जो है वो कौन कौन सी है। तो पहली जो है वो स्कैटर डायग्राम, जो अभी आप देख करके आई है, जैसे कोई जो है इसको आप बोलते हैं स्कैटर डायग्राम, और इसके अंदर जो है आपकी ये जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है हम कहते हैं, ये आपको ध्यान कर लेना है। फिर आप कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन पढ़ते हैं। फिर आप स्पीयरमैन रैंक, तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो क्वांटिटेटिव टूल है, ये आपको ध्यान कर लेना है, क्वांटिटेटिव टूल है। और स्पीयरमैन वाला जो है वो क्वालिटेटिव टूल है। तो क्वालिटेटिव टूल में हम यहाँ पर जो है वो रैंक दे देते हैं उनको, ठीक है ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे। फिर आप जो है कंकरेंट डेविएशन को पढ़ते हैं और लीस्ट स्क्वायर मेथड को जो है इसमें रीड करते हैं। फिर हम स्कैटर डायग्राम की बात करते हैं, तो आप जो है देख रहे हैं कि यह संबंध की दिशा जानने के लिए सिर्फ ग्राफिकल चीजों को बताता है, और इसमें सिर्फ अपने को जो है ना वो एक उस डेटा के बारे में संबंध डायरेक्शन ही दिखेगी, उसके अलावा हम जो है इसमें क्वांटिटी को नहीं देख पाएंगे कि क्या क्वांटिटी में चेंज आ रहा, वो चीज नहीं, हम सिर्फ डायरेक्शन देख पा रहे हैं कि ये अपवर्ड है या ये जो है वो नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलता है, तो आपको ध्यान कर लेना है स्कैटर डायग्राम में। ठीक है, फिर कार्ल पियर्सन का जब हम पढ़ते हैं तो आपको ये पता ही है कि कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, वो आप एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा एक्स और स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप जो है वो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, ये जो है आप इस फॉर्मूला देखते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का गुणांक, और ये तभी दिया गया था 1893 में। ठीक है, उसी समय दिया गया था, और ये एक लीनियर संबंध को व्यक्त करने के बारे में बताता है। ये दिशा और मात्रा दोनों को बताता है। तो जब हम स्कैटर डायग्राम में देखते हैं तो वहां पर दिशा पता चलती है, लेकिन ये दिशा और मात्रा दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं स्पीयरमैन को, जब स्पीयरमैन की बात आती है तो वो गुणात्मक डेटा की बात करता है, सुंदरता ईमानदारी जैसे। तो वहां पर आप आर को देखते हैं 1 - 6 डी स्क्वायर, ठीक है ना, और एक सेकेंड 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय आप जो है वो देखते हैं n3 - n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जो है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में देखते हैं, जहां पर d का मतलब होता है R1 - R2। ठीक है, तो ये आप जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का छोटी विधि जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं कि कोरिलेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो एक आप पढ़ते हैं ऑटो कोरिलेशन। जो ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपने जैसे देखा कि भारत की जो ऑयल प्राइसेस की जब हम बात करते हैं, ऑयल प्राइसेस 2025 में आप जो है वो देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस, तो आप कहोगे कि 2010 में जो है वो ऑयल का प्राइस इतना था, अब इतना हो गया। तो आप इन दोनों के बीच में संबंध को देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइम लैग में देख रहे हैं, है ना। यानी कि एक ही चर के अलग अलग समय अंतरालों के बीच जब आप संबंध को देखते हैं, ठीक है, तो आपका वो कहलाता है ऑटो कोरिलेशन। इसे सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं, ये आप ध्यान कर लेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट जब आप देखते हैं कोरिलेशन में पार्शियल कोरिलेशन, तो हम कहते हैं कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा चर हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं मांग की बात कर रहा हूं, मांग, तो मांग जो है वो खुद की कीमत से, दूसरे वस्तु की कीमत से, उपभोक्ता की इनकम से, उपभोक्ता के इंटरेस्ट से और फैशन, इन सभी चीजों से जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, मांग और जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है और जो वस्तु की कीमत है उसके बीच में संबंध को देख रहे हैं, और बाकी सबको हमने मान लिया कांस्टेंट। तो इन सभी को कांस्टेंट मान करके इनके बीच में जब हम रिलेशन को देखते हैं तो उसको आप कहते हैं आंशिक सहसंबंध, पार्शियल कोरिलेशन। ये आपको ध्यान कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि जब आप दो चरों के बीच संबंध को देख रहे हैं, लेकिन अन्य चर भी हैं जो उस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो उस चीज के बीच में संबंध है उनका, लेकिन उनको हम क्या मान लेते हैं, उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है पार्शियल कोरिलेशन। फिर आप देखते हैं बहुगुणी सहसंबंध, मल्टीपल कोरिलेशन, जहां पर आप ये कहते हैं कि एक जो डिपेंडेंट है, जैसे आपने क्वांटिटी डिमांड को डिपेंडेंट मान लिया, ठीक है, तो उसको जो प्रभावित करने वाले जो चर हैं, जैसे कि वस्तु की कीमत, वस्तु संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो इन सभी चीजों को हम देख रहे हैं। तो
क्योंकि वो 2 से अधिक स्वतंत्र तरह के समूह के साथ उसका संबंध हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने पहले देखा था तो हमने इसको जो है कॉन्स्टेंट मान लिया था, लेकिन अब हम सभी के साथ में जो है वो क्या देख रहे हैं, इसका संबंध देख रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद में बाईवेरिएट कोरिलेशन, जो कि आप देखते हैं 2 चरों के बीच संबंध को ही बताता है, जैसे कि कार्ल पियर्सन का संबंध जहां पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो वो आपका बाईवेरिएट कोरिलेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो फिर आप जो है यहाँ पर क्विक रिवीजन देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको पूछी जाती हैं। लगभग जो है आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मीन की वो पूछ ली जाती है, मोड का जो ये फॉर्मूला जो है वो देख लिया जाता है, क्या जो है रेंज है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ओजाइव ग्राफ के इंटरसेक्ट से क्या बनता है, मीडियन बनता है, रेंज जो है वो ये पूछ ली जाती है, और ये पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ओरिजिन से जो है वो अनअफेक्टेड होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान कर लेना है, ओरिजिन से अनअफेक्टेड होता है, और इसका इक्वेशन जो है वो पिछले प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको इसके क्वेश्चंस का भी एक मैराथन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कम से कम 10 बच्चों का अगर ये कमेंट आता है कि सर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पर एक मैराथन ले लीजिए, PYQs पर एक मैराथन ले लीजिए, तो मैं जो है उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।